अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। कल हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था स्ट्रोक, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बेसिकली स्ट्रोक होता क्या है, इसके अल्टरनेट नेम्स थे जो आम ज़बान में इसको फॉलिस कहते हैं, और इसका हमने मेडिकल टर्म में बाकी दूसरे नेम भी पढ़े थे, हमने वो देखा। फिर हमने ये देखा इसमें कि स्ट्रोक की टाइप्स कौन कौन सी थी। हमने बेसिकली 3 टाइप्स का जिक्र किया था इसके अंदर। और फिर हमने देखा कि इसके कॉजेज़ जो हैं वो कौन कौन से थे, जिसमें हमारे पास हमने डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स देखा था जो इसकी वजूहात बन सकती हैं, और कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो इन फ्यूचर स्ट्रोक जो है वो कॉज कर सकती हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर्स, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने मज़ीद ये देखा कि इसके साइन और सिम्टम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। लाइक हम लोगों ने एक टर्म मैंने कल आपसे शेयर की थी, इसका नाम था बी फास्ट। ठीक है, इसमें से जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी, अगर आप अपने एज के किसी भी पर्सन में इस तरह का कोई साइन देखते हैं तो वो आप लोगों पे है कि आपने किस तरह से उनको मज़ीद फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाना है। फिर हमने ये देखा कि स्ट्रोक का फिजियोथेरेपी के साथ क्या इंटरलिंक्ड है, वो हमने कल डिस्कस किया, और कुछ मज़ीद हम आज के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आज जो हमने डिस्कस करना है वो ये कि एक पेशेंट जो स्ट्रोक का अगर हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है, ये वाला पॉइंट जो है वो डीपीटी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे कोई भी पेशेंट आपके पास आया है, अगर हमने ये इसमें डायग्नोस करना है कि वाकई वो स्ट्रोक का पेशेंट है, तो उसके लिए हमें उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है वो उसके बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह आपके सामने प्रेजेंट हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो ये कि उसका गेट पैटर्न क्या है। सेकेंडली हमने ये देखना है कि उनके बॉडी में क्या चेंजेस हैं, फेस, लेग्स, आर्म या किसी भी बॉडी पार्ट में क्या चेंज आया है जो ये शो करता है कि उस पेशेंट को स्ट्रोक है या पैरालिसिस है। ठीक है, थर्ड हमारे पास हमने जो पॉइंट देखना है इसमें वो ये देखना है कि उन पेशेंट्स के अंदर जो है वो किस किस्म का मतलब बैलेंस या कोऑर्डिनेशन जो है वो किस तरह है, यानी कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को हमने डिस्कस करना है कि वो इम्प्रूव्ड है या वो किसी का सहारा लेकर चल रहे हैं या उनसे चला भी नहीं जा रहा, कि पेशेंट आपके पास व्हील चेयर पर आया है, काउच पे आया है, या किसी का सहारा लेकर आया है, इंडिपेंडेंटली वॉक करता हुआ आया है। डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ स्ट्रोक पे। तो इसको हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इन पॉइंट्स को। फर्दर हमने ये देखना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है स्ट्रोक का, जिसमें हमने कल भी डिस्कस किया, तो थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था ट्रीटमेंट का, और आज भी हम देखते हैं कि हमने ट्रीटमेंट कौन कौन से स्ट्रोक पेशेंट को दे सकते हैं। सबसे पहले आती है मेडिकेशन, सेकेंड फिजियोथेरेपी, एंड थर्ड वन स्पीच थेरेपी। इन सब को हम डिटेल में आगे फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने ये देखना है कि स्ट्रोक का और ऑर्थोटिक डिवाइस का आपस में क्या कनेक्शन है, ये किस तरह इन पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाती हैं। अब हम इन पॉइंट्स को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर कि पेशेंट हमारे पास किस तरह अपेयर हुआ है क्लिनिक में या हॉस्पिटल में। सबसे पहली चीज़ आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है, उसका चाल देखनी है। वो कैसे कि पेशेंट जो है वो आपके पास हेमीप्लेजिक गेट के साथ अपेयर होगा। ठीक है, कौन सा गेट पैटर्न होगा? हेमीप्लेजिक गेट के साथ अपेयर होगा। यानी कि मैंने कल भी ये पॉइंट डिस्कस किया था, रिपीटेड कि स्ट्रोक जो है उसके सिम्टम जो हैं वो पूरी बॉडी में नहीं होते, बॉडी की वन साइड पे इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर जिस साइड के सिम्टम होंगे उसी साइड के ऊपर जो है वो वीकनेस आएगी, और वीकनेस की वजह से वो उनकी जो गेट होगा वो हेमीप्लेजिक गेट होगा। यानी कि पेशेंट जो है वो लड़खड़ाता हुआ आएगा, और साथ में इसके अंदर सर्कमडक्टरी पैटर्न बनता है। सर्कमडक्टरी पैटर्न बनता है। वो कैसे बनता है कि पेशेंट जो है वो अपना प्रॉपर स्टेप नहीं लेगा, बल्कि वो अपने पाँव को ऊपर फ्लोर के ऊपर से लिफ्ट ऑफ करते हुए हाफ सर्कल बना के फिर वो आगे अपना पाँव रखेगा। इसे कहते हैं कौन सा? ये सर्कमडक्टरी गेट है। ठीक है, नेक्स्ट हमें डिस्कस करते हैं कि पेशेंट जो है उसकी फेस पे आपको क्या अपीयरेंस दिखेगी। इन पेशेंट्स में मोस्टली अगर बहुत ज़्यादा सीवियर स्ट्रोक था या लंबे टाइम के बाद पेशेंट आया है, तो उसके बाद हमारे पास जो पेशेंट है उसको बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी हो सकती है कि वो कोई लिक्विड या कोई भी फूड खाता है तो वो लिप के कॉर्नर से नीचे गिर जाती है। आइज़ पर प्रॉपर अगर बेल्स पाल्सी होगी तो उसमें उसकी आइज़ जो है वो प्रॉपर बंद नहीं हो पाएंगी एक साइड की, और आइज़ जो है वो ओपन रहेगी। सेकंड हमने देखा कि इन पेशेंट्स के अंदर फूड ड्रॉप भी देखा जाता है कि जो कि सर्कमडक्टरी गेट है, हेमीप्लेजिक गेट है और पैरालिसिस है, तो जिस साइड पे वीकनेस है उस साइड का फुट ड्रॉप भी होने के चांसेस ज़्यादा है। यानी कि पेशेंट का पाँव ज़मीन पे ही रहेगा, वो अपना पाँव ऊपर की तरफ उठा नहीं पाएगा, और इसकी वजह से जो है वो स्टेपेज गेट,
बनेगा कि पेशेंट जो है वो अपना पाँव घसीटता हुआ ड्रैग करता हुआ लेकर आएगा उसको। फिर हमने ये देखा यहाँ पे कि पेशेंट जो जिस साइड की वीकनेस है पेशेंट की, उसी साइड का उसका बाजू बिल्कुल प्रॉपर फ्लेक्स पोजीशन में होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ होगा कि वो अपना बाजू सीधा नहीं कर पा रहा होगा, उसका बाजू भी, उसकी रिस्ट भी, उसकी फिंगर्स भी सारी जो है वो फ्लेक्स्ड हो जाएंगी। और फिर हमने ये देखा कि पेशेंट ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि जो उनका अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे वीकनेस है वहाँ पे या तो सुइयाँ चुभ रही होती हैं जिनको टिंकलिंग कहा जाता है, या फिर वो बिल्कुल सुन्न हो चुका है, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, यानी कि नमनेस। एंड नेक्स्ट पेशेंट ये कंप्लेन लेकर आता है कि वो प्रॉपर वर्ड्स अदा नहीं कर पा रहा, बोलने की कोशिश करता है पर वो वर्ड प्रोड्यूस नहीं होते, जिसकी वजह से उनको कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो यहाँ पे उनकी स्पीच जो है वो डिस्टर्ब होती है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि इन पेशेंट की कोऑर्डिनेशन और बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है कि ये इंडिपेंडेंटली वॉक नहीं कर सकते, ये तो या तो वॉकर के साथ चल सकते हैं या कोई भी असिस्टिव डिवाइसेस के साथ चल सकते हैं या किसी की हेल्प के साथ चलेंगे। तो हमने इनका जो है वो ये देखना है कि क्या इनका बैलेंस इम्प्रूव है, किस हद तक बैलेंस जो है वो डैमेज हुआ हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ही हम मज़ीद अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, प्रोटोकॉल बनाते हैं ताकि पेशेंट जो है वो रिकवर हो सके। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करती चलूँ, वो ये कि जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखे हैं वो मोस्टली बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, टाइम टेकिंग होने की मेन रीज़न ये भी होती है इसमें एक पेशेंट है, उसको फालिज हुआ, उसने फ़ौरन से फिज़िकल थेरेपी की तरफ नहीं आया वो, बल्कि क्या हुआ कि उसने अपने आप को वैसे टाइम वेस्ट करता गया, किसी ने उसको नो हाउ नहीं किया, उसको खुद भी अवेयरनेस नहीं थी। तो फिर उनके मंथ्स और उनके ईयर्स ऐसे ही गुजर जाते हैं, और फिर जब वो ईयर्स के बाद आते हैं या 6 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद आते हैं तो उनकी बॉडी इस हद तक स्टिफ हो जाती है कि उसको वापस नॉर्मल अपनी ओरिजिनल स्टेट में लेके आना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों को भी अवेयरनेस देनी पड़ेगी और ख़ुद भी इस चीज़ के बारे में आइडिया रखना पड़ेगा आप लोगों को कि आपने मेडिकेशन के साथ साथ फिजियोथेरेपी लाजमी लेनी है। अब हम बात करते हैं इनकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इसका 3 तरह का होता है इन पेशेंट्स का। नंबर 1 हमारे पास आती हैं मेडिकेशन, सेकेंड स्पीच थेरेपी एंड थर्ड फिजियोथेरेपी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेडिकेशन को। मेडिकेशन 3 तरह की दी जाती है इन पेशेंट को। सबसे पहली वो जो इनके क्लॉट को डिसॉल्व करें ताकि ब्लड सप्लाई जो है वो इम्प्रूव हो सके और जो रिक्वायरमेंट है ब्लड की वो फुलफ़िल हो सके। ठीक है, फिर हमने कुछ ऐसी मेडिकेशन दी जाती है इन पेशेंट्स को जो इन फ्यूचर दोबारा स्ट्रोक ना हो उसकी चांस को कम से कम कर सकें। और तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ऐसी मेडिकेशन है जिन्होंने इनके ब्लड प्रेशर को कम करना है, मेंटेन करना है ताकि हेमरेजेस का चांस ना हो और फिर पेशेंट जो है वो स्ट्रोक की तरफ ना जाए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्पीच थेरेपी की। स्पीच थेरेपी में क्या होता है कि ये पेशेंट जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, प्रॉपर वर्ड्स अदा नहीं कर पा रहे, तो स्पीच थेरेपिस्ट जो है इनकी स्पीच थेरेपी के थ्रू इनकी इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता है। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, कुछ लोगों को ये मिसगाइडेंस होती है कि फिजियोथेरेपी जो है उसी के अंदर स्पीच थेरेपी आती है, बट ये दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट है। स्पीच थेरेपी स्पीच थेरेपिस्ट करता है और फिजियोथेरेपिस्ट ने बाकी काम देखना होता है। कौन कौन सा वो मैं बताती हूँ आपको। फिजियोथेरेपी में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, यानी कि जो इनकी वीकनेस है, जो मसल पूरी तरह से वीक हो चुका है उसको आपने वापस स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसके थ्रू इनकी स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं और कुछ थेरेपिस्ट करता है और कुछ इनके अटेंडेंट जो हैं वो करते हैं और कुछ पेशेंट जो है उसको खुद भी मोटिवेट इतना होना पड़ता है कि वो साथ में अपने जो है वो खुद से अपने आप को जो है वो बूस्टअप करे और अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सके। फिर दूसरा हमारे पास कुछ मोडालिटीज़ होती हैं लाइक ईएमएस। हमारे पास एक ऐसी मशीन है जिसका काम क्या होता है कि जो पैरालाइज मसल है उसको एक्टिव करना, यानी कि रीएजुकेट करना कि जिस तरह पहले प्रॉपर फंक्शनिंग करता था वो वैसे प्रॉपर फंक्शनिंग करे और सारे काम पेशेंट खुद कर सके। थर्ड हमारे पास आता है बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग में क्या होता है कि पेशेंट जो किसी पर डिपेंडेंट है, खुद से चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, अपने डेली काम नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए उसका जो बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है उसको अपने ओवरकम करना है और उसके लिए फिर सारी जो हमारे पास प्रोग्राम जिसमें हमने बैलेंस ट्रेनिंग करवानी होती है वो फिर हम पेशेंट को कराते हैं। फिर लास्ट में आता है गाइडलाइन, जो पेशेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर को दी जाती हैं कि किस तरह पेशेंट के लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है कि पेशेंट अपने डेली टास्क खुद कर सके और उसकी रिकवरी जल्द से जल्द इम्प्रूव हो सके। सेकेंडली हम पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि उसने अपने आप को किस तरह से एक्टिव रखना है घर में, और उसने अगर करवट लेनी है, साइड चेंज करनी है तो वो किस तरह करनी है, और उसके बॉडी पार्ट्स लाइक उसके बाजू और उसके बॉडी के दरमियान में गैप होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए ऑर्थोटिक डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह हेल्पफुल हैं। मैंने शुरू में आप लोगों से एक पॉइंट डिस्कस किया था, मैंने फुट ड्रॉप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा कि पेशेंट जो है वो अपना पाँव ज़मीन से ऊपर उठा नहीं पाएगा। तो ये डिवाइसेस क्या करती हैं कि उसको वॉक करने में हेल्प करती हैं,
सेकंड हमने ये देखा कि इन पेशेंट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं, मोस्टली फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स। तो उस कॉन्ट्रैक्चर्स को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या प्रॉपर्ली अपनी बॉडी अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए भी कुछ ऑर्थोटिक डिवाइस जो हैं वो हेल्पफुल हैं। इसके साथ साथ कुछ एसेसरी डिवाइसेस भी पेशेंट्स को दी जाती हैं। इनका काम क्या होता है कि पेशेंट्स को हेल्प आउट करना, उनको थोड़ा सा सहारा देना कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉक कर सकें। 3 तरह के हमारे पास डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है वॉकर हम उस सिचुएशन में देते हैं जब पेशेंट्स का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इतनी डिस्टर्ब है कि वो अपना बॉडी वेट कैरी नहीं कर पाता, तो फिर हम उनको वॉकर देंगे कि वो सारा वेट वॉकर पे डालें और फिर वॉक करें, और इससे इनकी ट्रेनिंग भी होगी और बैलेंस भी इंप्रूव हो जाएगा। सेकेंडली हमारे पास क्या आती हैं क्रचेस या स्टिक्स, जो तब दी जाती हैं जब पेशेंट्स का जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ी इंप्रूव्ड है, कि पेशेंट जो है वो अपना कॉन्शियस लेवल के साथ साथ अपना बैलेंस भी जो है वो मेंटेन कर सकता है। तो फिर हम उनको जो है वो क्रचेस और स्टिक्स देंगे ताकि वो इस पर थोड़ा सा वेट डाल के फिर वॉक करे और फिर वो अपने बैलेंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सके। थर्ड हमारे पास यहाँ पे आते हैं पैरेलल बार्स। पैरेलल बार्स बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट डालते हैं बैलेंस ट्रेनिंग में। इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स जो हैं उनको वॉक करवाई जाती है पैरेलल बार्स के थ्रू। पैरेलल बार्स का ये है कि ये आप जो है वो पेशेंट ईजी टू कैरी नहीं है कि हर जगह पे साथ लेके नहीं चल सकते लाइक वॉकर। तो इसमें क्या होता है कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए मेजर हम लोग पेशेंट्स को ये क्यों या उसके घर वालों को ये कहते हैं कि एक ऐसा एरिया बना लें अपने घर में जहाँ पे आप लोग पैरेलल बार यूज़ करवा के पेशेंट्स की गेट ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सके, कि पेशेंट का जो गेट पैटर्न है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। तो उसके लिए सारी बैलेंस ट्रेनिंग की जाती है और ये चीज़ें जो पेशेंट को हेल्प करती हैं। एट द एंड मैं एक पॉइंट क्लियर करती हूँ कि एसेसरी डिवाइसेस में और ऑर्थोटिक डिवाइस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये आता है कि ऑर्थोटिक डिवाइस हम तब यूज़ करते हैं जब बाय बर्थ कोई अबनॉर्मलिटी थी, कोई बॉडी पार्ट सही से फॉर्म नहीं हुआ या बॉडी पार्ट कंप्लीट पैरालिसिस में चला गया है, अब इस नॉर्मल नहीं हो सकता, तो फिर हम उनको ऑर्थोटिक डिवाइस देंगे। ऑर्थोटिक डिवाइस जो है वो एक आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स के फॉर्म में होता है जो कि अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हेल्प आउट करता है। सेकंड हम बात करते हैं असिस्टेड डिवाइसेस की। ये तब दी जाती हैं जब पेशेंट का बैलेंस डिस्टर्ब है, लाइक स्ट्रोक पेशेंट या पेशेंट जो है उसको किसी सहारे की ज़रूरत है, तो फिर हम इन डिवाइसेस को देकर उसका पेशेंट का बॉडी वेट थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट करके ताकि थोड़ा उसको आसानी हो जाए, फिर वो वॉक कर सके, फिर वो अपने काम कर सके, तो फिर उनको हम जो असिस्टेड डिवाइसेस प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, आज की इस वीडियो में मैंने जितना पॉसिबल हुआ स्ट्रोक के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।